नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपी गंगा। मैं हूं स्नेहलता। आज की बात की शुरुआत करते हैं लखनऊ से आई बड़ी खबर के साथ, जहां 6 लाख करोड़ का बजट हो सकता है यूपी का। ये बड़ी खबर है। योगी कार्यकाल में सबसे बड़ा बजट लाने की तैयारी चल रही है और इस बजट में बीजेपी के चुनावी संकल्प पत्र पर फोकस किया जाएगा, यानी कि खेती, किसानी, युवा रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर पर यह अतिरिक्त बजट आधारित होगा। 1.65 लाख करोड़ की सरकारी विभागों के लिए व्यवस्था होगी। 1.65 लाख करोड़ में कर्मचारी और शिक्षकों के वेतन और पेंशन के मद में इस बजट पर एक शेयर रखा जाएगा और जो बाकी की राशि है विकास कार्यों और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च की जाएगी। वहीं पीडब्ल्यूडी के हिस्से में करीब 3000 करोड़ की राशि आ सकती है। इस बात की उम्मीद जताई जा सकती है, यानी पीडब्ल्यूडी को मिलने वाले बजट की बात करें तो 30% नए कामों पर खर्च किया जाएगा, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। सिंचाई विभाग की बात करें तो 20,000 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। चलिए इस पूरे बजट के बारे में जानकारी हम शैलेश से लेते हैं, क्योंकि अब जब बजट मई के तीसरे हफ्ते में आने की उम्मीद जताई जा रही है और ऐसे में इतने बड़े बजट के शेयर पर चर्चा करें तो क्या चीजें समझ में आ रही हैं? शैलेश, कैसी बातें निकल करके सामने आ रही है इस बजट को लेकर के? देखिए, इसे लेकर वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने एबीपी गंगा से खास बातचीत में पहले ही ये इशारा कर दिया था कि इस बार का जो बजट होगा, अगर हम योगी सरकार के पहले कार्यकाल के बजट को देख लें या इस बार का ये तो पहला बजट है, पूरे कार्यकाल को देखें जब से योगी सरकार आई है 2017 से, तो ये अब तक का सबसे बड़ा बजट होगा और वैसी ही तैयारी भी है। करीब 6 लाख करोड़ का बजट। इसके अगर हम मेन बिंदुओं पर बात करें, जो मुख्य बिंदु है, तो पीडब्ल्यूडी, क्योंकि देखिए पूरी तरह से सरकार का जो फोकस है वो डेवलपमेंट के ऊपर है, विकास के ऊपर है। इस बात को ध्यान में रखकर ये बजट तैयार किया जा रहा है और इसीलिए पीडब्ल्यूडी विभाग को लगभग 30,000 करोड़ का बजट मिलने की उम्मीद जताई जा रही है और उसमें भी लगभग 30% बजट जो होगा नए कामों के लिए होगा, यानी 70% जो पहले से काम चल रहे हैं उनके लिए प्रावधान और 30% नए प्रोजेक्ट्स को लेकर। इसी तरह से अगर हम सिंचाई विभाग की बात करें तो देखिए सिंचाई को लेकर सरकार ने जो संकल्प पत्र था उसमें भी तमाम वादे किए थे किसानों को राहत देने के लिए, तो ऐसे में सिंचाई विभाग के लिए भी लगभग 20,000 करोड़ का जो बजट है उसका प्रावधान करने की चीज़ें सामने आ रही हैं। इसमें चाहे वो बात की जाए ट्यूबवेल को लेकर, बोरवेल को लेकर, जो लघु और सीमांत किसान हैं उनको बिजली में राहत देने को लेकर, तमाम तरह की जो चीज़ें हो सकती हैं उनका प्रावधान इसमें किया जा सकता है। बजट के अगर हम पूरे देखते हैं जो 6 लाख करोड़ का होगा तो उसमें लगभग 1,65,000 करोड़ का जो हिस्सा होगा वो जो कर्मचारी हैं उनके वेतन, उनके पेंशन, इन सब मदों में किया जा सकता है। फोकस की अगर बात करें तो देखिए 2 चीज़ों को ध्यान में रख के बजट पूरा तैयार हो रहा है। पहला फोकस जो भाजपा ने अपना संकल्प पत्र जारी किया था उसको ध्यान में रखना, और दूसरी चीज़ कि उस संकल्प पत्र में भी केंद्र बिंदु कौन है। आप देखें रोजगार, क्योंकि वो एक बड़ा मुद्दा रहा, युवा, किसान, इन सबको लेकर इस बजट में बिल्कुल शैलेश, किसी से नहीं छुपा है कि पिछले चुनाव में विपक्ष ने, जो अब विपक्ष है, यही मुद्दा बनाया था। रोजगार का मुद्दा बहुत अहम था, किसानों की बातें सबसे ज्यादा हुई थी और इसके अलावा विकास को लेकर भी चर्चा हुई थी। देखते हैं अब इस बजट में कौन कौन सा शेयर कहां कहां जाता है। शुक्रिया शैलेश, जो जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई। तो देखिए बजट में फोकस क्या रहने वाला है, इस पर ये जानकारी थी। और अब आगे बढ़े। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए यूपी पुलिस के डीजीपी मुकुल गोयल को हटा दिया है। उन्हें शासकीय कार्यों की अवहेलना करने और विभागीय कामों में रुचि न लेने की वजह से डीजीपी पद से हटाया गया है। उन्हें अब डीजी नागरिक सुरक्षा के पद पर भेजा गया है। फिलहाल एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार को डीजीपी की अतिरिक्त ये जिम्मेदारी मिली है, ये अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। जब तक कि नए नाम का ऐलान नहीं होता है, ये नया नाम सामने नहीं आता है। तो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार के पास ये जिम्मेदारी रहेगी, अतिरिक्त जिम्मेदारी रहेगी जब तक नए नाम को लेकर स्थिति साफ नहीं हो जाती। और नए नाम को लेकर भी अब चर्चा शुरू हो गई है। एक पैनल केंद्र के पास भेजा जाएगा। उससे पहले यूपी डीजीपी मुकुल गोयल पर विभागीय कामों में दिलचस्पी नहीं लेने का आरोप लगाया जा रहा है और अभी उनकी इस पद से छुट्टी कर दी गई है। जाहिर तौर पर बड़ा एक्शन लिया गया है। ये बहुत बड़ा परिवर्तन है और इतने बड़े पद से किसी को हटाया गया हो, ये देखा जा रहा है। और कई नामों की अब चर्चा है, क्योंकि ये एक्शन लिया जा चुका है। अब अगला स्टेप होगा, नया डीजीपी कौन होगा। इसके लिए नामों की रेस में कई नाम चल रहे हैं। इन्हीं नामों के पैनल से किसी एक नाम पर मुहर लगेगी, क्योंकि जल्द ही नए डीजीपी की तैनाती होनी है।
इस बीच एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार जिम्मेदारी संभालेंगे जब तक नया डीजीपी नहीं आता है। लेकिन अहम यह है कि मुकुल गोयल पर यह बड़ी कार्रवाई हुई है। एक तरीके से देखा जाए पूरे कामकाज को आंका गया, भांपा गया। 100 दिन के कामकाज की रूपरेखा जब तैयार हो रही है योगी 2.0 की, ऐसे में कानून व्यवस्था बहुत टॉप पर था। ये बहुत स्पष्ट रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले भी सरकार में और दूसरी भी सरकार में कि कानून व्यवस्था को लेकर के कहीं कोई कोताही नहीं बरती जाएगी और यहाँ पर इसमें कहीं भी कोई कमी मिलेगी तो बदलाव किया जाएगा, चाहे वो छोटा स्तर हो या बड़ा से बड़ा पद ही क्यों ना हो। जुलाई 2021 को डीजीपी की कुर्सी संभालने वाले मुकुल गोयल की छुट्टी कर दी गई है। उन्हें डीजी नागरिक सुरक्षा के पद पर भेज दिया गया है। खबर सिर्फ इतनी नहीं है कि मुकुल गोयल को पुलिस विभाग के सबसे बड़े पद से हटाया गया। खबर तो ये है कि उन्हें हटाने के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल हुआ वो शायद पहले कभी हुआ हो। मुकुल गोयल को हटाने की वजह शासकीय कार्यों की अवहेलना बताया गया। ये भी कहा गया कि मुकुल गोयल विभागीय कार्यों में रुचि नहीं दिखा रहे थे और पहली बार ये हुआ कि किसी डीजीपी पर अकर्मण्यता का आरोप लगाया गया। अकर्मण्यता मतलब आदमी काम करने की अवस्था में ना हो या फिर उसमें उत्साह ही ना हो। साफ साफ शब्दों में कहें तो मुकुल गोयल को इस तरह डीजीपी की कुर्सी से उतार दिया गया जैसे किसी सिपाही या दरोगा को उतारा जाता है। यूपी में जगह जगह से अपराध की खबरें आ रही थी। पुलिस पर ही कई बार संगीन आरोप भी लगे और मंत्री समूहों ने मंडल के हिसाब से जब सीएम योगी को रिपोर्ट सौंपी तो उसमें अधिकारियों की लापरवाही का भी जिक्र किया गया। सीएम योगी ने पुलिस विभाग की सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठे अधिकारी को उतारकर ब्यूरोक्रेसी को सीधा और सख्त संदेश दे दिया है। अभी तक तो जिले के स्तर से ही अधिकारियों पर कार्रवाई का बुलडोजर चलता था, लेकिन पहली बार डीजीपी रैंक के अधिकारी पर एक्शन हुआ है। डीजीपी को हटाना नौकरशाहों के लिए खुली चेतावनी है, या तो सुधर जाओ या तो सरकार एक्शन के लिए तैयार है। माना जा रहा है कि सरकार ने डीजीपी के लेवल से छटनी शुरू की है और आने वाले दिनों में एडीजी रैंक के 3 अफसरों पर भी गाज गिर सकती है। इसके अलावा मुकुल गोयल के करीबी अफसर भी नप सकते हैं। मुकुल गोयल की जगह सरकार ने एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार को डीजीपी का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा है और आगे का सवाल ये है कि डीजीपी की कुर्सी पर सरकार अब किसे बैठाएगी। इसके लिए कई नाम चर्चा में हैं और जिस पर भी मुहर लगेगी उसके कंधों पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि कानून व्यवस्था ही यूपी की सबसे बड़ी पहचान है और सीएम योगी इससे समझौता कभी नहीं करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो देखिए, अब अगला स्टेप ये है कि डीजीपी की कमान किसे दी जाएगी और इस रेस में जो नाम आगे चल रहे हैं, चलिए उन नाम पर चर्चा करते हैं। यूपी के नए डीजीपी की रेस में जो नाम सबसे आगे है उसके बारे में हम आपको बताते चले। नए डीजीपी के नाम में जो सबसे पहला नाम सामने आ रहा है वो डीएस चौहान का नाम सामने आ रहा है। इसके बाद अगला नाम ये है डीजी आरपी सिंह का। इनके नाम को भी लेकर चर्चा चल रही है। आगे बढ़े और अगले नाम का जिक्र करें तो डीजी आरके विश्वकर्मा का नाम भी आगे चल रहा है। इनके नाम पर भी चर्चा है। और अगला नाम है डीजी आनंद कुमार का। इनके नाम पे भी चर्चे हैं और नए डीजीपी के रेस में ये वो नाम है जिस पर अब ये माना जा रहा है कि इन्हीं नामों को केंद्र की तरफ भेजा जाएगा एक पैनल बना करके और फिर मुहर लग जाएगी, एक नाम सामने आएगा। चलिए, नाम जितने रेस में है उनकी पूरी जानकारी लेते हैं, क्योंकि इन्हीं नामों में से कोई एक नाम डीजीपी के पद पर तैनात होगा। तो सबसे पहले जानिए कि कौन है आरपी सिंह। 1987 बैच के आईपीएस हैं, ईओडब्ल्यू और एसआईटी के पद पर रहे हैं। तेज कार्रवाई के लिए जाने जाते हैं और पीएफ घोटाला, बाइक बोर्ड घोटाला पर सख्ती से कार्रवाई की थी इन्होंने, ये इनकी पहचान बनी थी। सहकारिता भर्ती घोटाला, मदरसों में फर्जीवाड़े पर एक्शन और फरवरी 2023 में ये रिटायर भी होंगे। तो ये है जानकारी जिनके बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि बड़े पद पर तैनाती के साथ यही प्रोफाइल हमारे आपके सामने होगी। आगे बढ़े, बात कर लेते हैं देवेंद्र सिंह की। देवेंद्र सिंह चौहान कौन है? तो ये 1988 बैच के आईपीएस है।
डीजी इंटेलिजेंस के पद पर तैनात है और 2 साल पहले केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से ये लौटे हैं। अगले नाम का भी जो हवा में है, जो चर्चा में है, वो है आरके विश्वकर्मा का। कौन है ये? तो देखिए 1988 बैच के ये भी आईपीएस है, तेज तर्रार और टेक सेवी है, बहुत टेक्निकल चीजों में इनका हाथ साफ माना जाता है, इन्हीं में इनकी गिनती होती है। 112 यूपी प्रोजेक्ट में अहम भूमिका थी इनकी और मई 2023 में ये रिटायर होंगे। आइए अगला नाम भी जिक्र करते हैं, इनका प्रोफाइल क्या है समझने की कोशिश करते हैं। आनंद कुमार, जहां 1988 बैच के ये भी आईपीएस अधिकारी हैं और यूपी की जेलों की व्यवस्था सुधारने में इनकी बड़ी भूमिका रही है और लंबे वक्त तक एडीजी कानून, लॉ एंड ऑर्डर के पद पर ये तैनात रहे हैं और ये 2024 में रिटायर होंगे। तो ये वो प्रोफाइल हैं जिन नामों को लेकर चर्चा चल रही है और इन्हीं में से अगर कोई एक नाम सामने आता है मुकुल गोयल की जगह पर, तो उनकी बैकग्राउंड को समझने में आसानी होगी। इन ग्राफिक्स के जरिए हमने आपको समझाया कि कहां से कब कौन बड़े काम को करने के बाद अब इन्हें इस रेस में आगे माना जा रहा है या फिर इस नाम की लिस्ट में, इस पैनल में शुमार किया जा रहा है। लखनऊ से खबर है, जहां मुकुल गोयल के अलावा कई अधिकारी रडार पर है, ये जानकारी मिल रही है। देखिए मुकुल गोयल के करीबी ऑफिसर्स पर भी गाज गिर सकती है और 3 और बड़े ऑफिसर पर कार्रवाई की तैयारी में सरकार है, जहां पर ये समझिए कि मुकुल गोयल के करीबी ऑफिसर्स भी नप सकते हैं। एडीजी रैंक के 3 और ऑफिसर्स पर जल्द कार्रवाई हो सकती है, यानी अब टिक शुरू हो गई है। एक बड़े एक्शन के बाद ये माना जा रहा है कि इस अम्ब्रेला के नीचे आने वाले जो बड़े नाम भी होंगे उनके ऊपर भी गाज गिरनी तय है और लापरवाही, हीला हवाली और इस तरीके के रडार पर जो भी होगा उन नामों को बख्शा नहीं जाएगा। लखनऊ से खबर है, विश्वजीत महापात्रा को सहकारिता विभाग का डीजी बनाया गया है और इसके अलावा नागरिक सुरक्षा के डीजी पद पर तैनात थे विश्वजीत महापात्रा। डीजीपी मुकुल गोयल को हटा करके नागरिक सुरक्षा भेजे जाने के बाद यह फैसला लिया गया है, जहां आईपीएस आरपी सिंह के बाद वरिष्ठता के क्रम में सीनियरिटी के लेवल पर दूसरे नंबर पर है विश्वजीत महापात्रा। तो देखिए जब शिफ्ट हुआ है तो एक जगह खाली हुई है, एक जगह खाली हुई तो वहां पर मुकुल गोयल को भेजा गया और वहां से एक दूसरे नंबर के सीनियर ऑफिसर्स की पोस्टिंग अलग जगह पर। आगे बढ़ेंगे, वाराणसी से आई खबर की बात करते हैं। ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी मंदिर, इसी परिसर में सर्वे के लिए नियुक्त कोर्ट कमिश्नर अजय कुमार मिश्र को बदला जाएगा या उन्हीं की देखरेख में ये पूरा सर्वे का काम चलेगा। इसी मामले पर आज अहम दिन है, आज फैसला आ जाएगा। इस मामले में पिछली सुनवाई के दौरान फैसला सुरक्षित रख लिया गया था और आज दोपहर 12 बजे कोर्ट इस मामले पर अपना फैसला सुना सकती है। आपको बताएं कि ज्ञानवापी परिसर में सर्वे के दौरान मुस्लिम पक्ष की ओर से कोर्ट कमिश्नर बदलने की मांग की गई थी। भेदभाव, पक्षपात का उनको शक है, इसीलिए वो कोर्ट गए। कोर्ट में सुनवाई हुई, फैसला सुरक्षित है और आज 12 बजे ये फैसला आ जाएगा। तो देखिए ज्ञानवापी पर फैसले में आज कई बातें क्लियर हो जाएंगी जो कि अभी तक साफ नहीं थी। देखिए ये साफ होगा कि एडवोकेट कमिश्नर बदले जाएंगे या नहीं, जिसे लेकर के विवाद का विषय है। ज्ञानवापी सर्वे की अगर बात कर रहे हैं, अगली तारीख का ऐलान हो जाएगा। हालांकि 10 तारीख को इसकी रिपोर्ट सबमिट करनी थी। सेशन जज की मौजूदगी में सर्वे पर फैसला होगा। सर्वे कहां होगा, इस पर लिखित आदेश आ सकता है और सर्वे करने के तरीके पर भी लिखित आदेश आ सकता है, ये भी अहम जानकारी है। मुस्लिम पक्ष ने कई चीजों को लेकर आपत्ति जताई थी। मुस्लिम पक्ष ने कहा था कि उंगली से खरोच करके सर्वे किया जा रहा है और तमाम चीजें कही जा रही हैं, जिस पर अपनी दलील भी रख रहे थे हिंदू पक्ष कि इतनी पुरानी मूर्तियां थी, उन पर से धूल तो हटाना पड़ेगा। तो इन तमाम छोटी छोटी चीजों को लेकर जो विवाद उपज रहा था उसे दूर करके एक रिटन फॉर्मेट में इस पूरे मामले को रखा जाएगा, ताकि जब टीम सर्वे करने जाए तो उसे इस तरीके के विवाद न झेलने पड़े, जहां एक पक्ष कहे कि आप इसे मत छूइए, उसे मत छूइए, और दूसरा पक्ष ये ना कहे कि यहाँ लिखा है हमें ये चीजें करनी है। और क्या चीजें चल रही हैं ये हम जानेंगे हमारे सहयोगी नीतीश से। ग्राउंड पर वो तमाम जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं और वो क्लैरिटी से बताएंगे। देखिए नीतीश, हमने देखा कि कई तरीके की चीजें चल रही हैं। एक पक्ष है जो कह रहा है कि ये मत छूइए, वो मत छूइए, इधर से आगे नहीं, उधर से आगे नहीं। तो तमाम चीजें क्लियर हो जाएंगी आज, ये सब कुछ लिख करके देगी कोर्ट। स्नेहलता, आज उस फैसले का दिन है जो लिखित रूप से हर चीज को क्लियर करेगा।
आपको बताऊं कि जितने विषय आपने बताए उन सारे विषयों पर तो आज फैसला आएगा ही, और लिखित फैसला। इसके लिए लिखित फैसले की मांग इसलिए की गई है कि इसे लेकर दोनों पक्षों में कंफ्यूजन की स्थिति है। जो फैसला है वो 91-30 के साथ है। वो कहा जा रहा है कि 91-30 प्लॉट करना, यहाँ पे सर्वे करना है। दूसरा पक्ष जो है, जो प्रतिवादी पक्ष है यानी जो मुस्लिम पक्ष है, वो ये कहते नजर आ रहा है कि साफ तौर पर जो आदेश है उसे दिखाइए, यानी बैरिकेटिंग के भीतर जाने के लिए आदेश दिखाइए। इसके इतर आपको बताऊं कि हिंदू पक्ष यानी जो वादी पक्ष है वो ये कह रहा है कि जो मुस्लिम बंधु मस्जिद में पहले से मौजूद थे उन्हें बाहर हटाने के लिए कौन सी अथॉरिटी जिम्मेदार होगी। आखिर जब सर्वे की टीम सर्वे करने जाएगी और जितने लोगों की जरूरत के आदेश होंगे, उसके अलावा जब लोग अंदर मस्जिद के भीतर मौजूद होंगे, तो क्या कोई ऐसा भी आदेश होगा जो इन्हें हटाएगा, यानी सर्वे टीम की सुरक्षा करेगा। इसे लेकर भी आज आदेश आएगा। इसके अलावा अगर वो लोग नहीं हटते हैं तो उस पर कानूनी प्रक्रिया क्या होगी, और इसके साथ क्या जो सिविल जज सीनियर डिवीजन है वो खुद अपनी मौजूदगी में इस सर्वे को करा सकते हैं। ये सारा कंफ्यूजन आज क्लियर होने वाला है, क्योंकि बीते दिनों जब सर्वे टीम श्री काशी विश्वनाथ धाम यानी अगर बात करें ज्ञानवापी परिसर में जब प्रवेश की, तो उसके बाद जो स्थितियां हैं वो कहीं ही बिगड़ती हुई दिखाई दी। मुस्लिम पक्ष किसी भी स्तर पर जो सर्वे टीम है उसको नीतीश, यहाँ बीच का रास्ता निकालना होगा। एक पक्ष, दूसरा पक्ष, हिंदू पक्ष, मुस्लिम पक्ष, और इसके अलावा सर्वे करने जा रही टीम को भी एक क्लैरिटी चाहिए होगी, ताकि उन्हें ये सब ना देखना पड़े और बैरंग ना लौटना पड़े। सर्वे का जो काम है, जो आदेश है, वो पूरा हो सके। इस पर निगाहें रहेंगी, अपडेट आपसे लेंगे। फिलहाल की जानकारी के लिए शुक्रिया नीतीश। आज की बात में बात करते हैं लखनऊ से आई खबर की, जहां आजम खान को आज लखनऊ लाया जाएगा। आपको बताएं, सीबीआई कोर्ट में आजम की आज पेशी होनी है। जेल प्रशासन ने लखनऊ ले जाने के लिए पुलिस बल मांगा है। सीतापुर जेल में 28 महीने से बंद हैं विधायक आजम खान, सपा नेता, और अब उनकी सीबीआई कोर्ट में पेशी होनी है, लखनऊ में पेशी होनी है। ऐसे में जेल प्रशासन ने लखनऊ ले जाने के लिए पुलिस बल मांगा है। रामपुर से खबर है, ईडी की टीम आज भी करेगी आजम मामले पर जांच। ये बड़ी खबर आ रही है। टीम ने कल आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी में जमीनों की पैमाइश की थी। आजम पर आय से अधिक संपत्ति के मामले की जांच कर रही है ईडी की टीम। ऐसे में जानकारी ये आ रही है कि आज भी ईडी की टीम आजम खान के मामले पर ही जांच में जुटी रहेगी। कल की जानकारी आपको दें कि आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी में जमीनों की पैमाइश की गई थी। मामला है आय से अधिक संपत्ति का, और इस पूरे मामले पर ईडी की जांच चल रही है। 28 महीने से सीतापुर जेल में बंद है आजम खान, और ईडी की टीम सक्रिय है रामपुर में। उनकी आय से अधिक संपत्ति के मामले में तमाम कागजातों को खंगाल रही है। कानपुर से खबर है, आशा ज्योति केंद्र में महिला सुदामा की आत्महत्या का मामला सामने आया है। पुलिस ने मामले में कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए जा रहे हैं। जांच में पुलिस का खेल उजागर भी हुआ है। मामले में पुलिस ने रात 3:30 बजे एफआईआर दर्ज की। आशा ज्योति केंद्र में दाखिले के वक्त दिए गए प्रार्थना पत्र में केस नंबर लिखा गया है, और रात में ही ये पूरी कार्रवाई करके मुकदमा भी लिख दिया जाता है। इस पूरे मामले को समझने की कोशिश करते हैं हमारे सहयोगी रतीश से। रतीश, क्या है ये मामला, और रात के वक्त ये तमाम चीजें कैसे प्रोसेस होती गई, क्या है इसके पीछे की वजह? देखिए, उन्नाव के मगरवाड़ा के रहने वाली सुदामा नाम की महिला और उसकी 13 वर्षीय बेटी को चोरी के मामले में पूछताछ के लिए नवाबगंज पुलिस लेकर के आई थी, और रात में 2 बजे तक, यह आरोप है कि रात में 2 बजे तक उनसे पूछताछ की गई। इसके बाद आशा ज्योति केंद्र में 2:15 बजे एक प्रार्थना पत्र दिया गया नवाबगंज के थाने के दरोगा आलोक कुमार द्वारा, जिसमें आशा ज्योति केंद्र में उन्हें रखने के लिए 2:15 बजे रात में ये प्रार्थना पत्र दिया जाता है, और उसमें 99/22 मुकदमा संख्या लिख दी जाती है। लेकिन जब एफआईआर होती है तो एफआईआर में वक्त 3:36 दर्ज किया जाता है, यानी इसी में हेरफेर मिलता है। 2:15 बजे जो प्रार्थना पत्र दिया गया उसमें मुकदमा संख्या लिख दी गई, लेकिन मुकदमा जब लिखा गया तो वो वक्त 3:36 था। इस मामले में पुलिस की कार्यप्रणाली पर बहुत सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि सुदामा ने अगले ही दिन सुबह 10 बजे आशा ज्योति केंद्र के बाथरूम में आत्महत्या कर ली, ऐसा पुलिस ने बताया और दावा किया है। लगातार पॉलिटिकल प्रेशर पड़ रहा है। कल राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने आशा ज्योति केंद्र का
दौरा किया था और वहां से सीधे सीएम को रिपोर्ट भेजी है, मुख्यमंत्री को रिपोर्ट जा रही है और काफी ज्यादा हाई प्रोफाइल मामला है। पुलिस की कार्यप्रणाली पर सीधे तौर पर सवाल उठ रहे हैं कि पुलिस उठना भी चाहिए। ये मामला इतना आसानी से क्यों जाने दें? आखिर पुलिसिया कार्रवाई के बाद एक महिला की जान जा रही है, उसने अपनी जिंदगी खत्म कर ली, क्या प्रेशर थी और ये समय को लेकर के हेरा फेरी क्या है, ये तमाम चीजों की परतें खुलनी ही चाहिए। आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल जानकारी के लिए शुक्रिया रतीश। आगे बढ़ते हैं, मुरादाबाद से आई खबर की बात करते हैं। मुगलपुरा इलाके में जिलाल स्ट्रीट में बाड़े वाली मस्जिद के पास उस वक्त हंगामा मच गया जब रचित गोस्वामी नाम के एक युवक ने अपने महिला साथी के साथ नमाज पढ़ने आए एक युवक के ऊपर यह आरोप लगाया कि उसने अपनी एक्टिवा स्कूटी ऐसे पार्क की है जिससे गली में आने जाने वाले लोगों के लिए रास्ता बंद हो गया। और यही बात थी कि वह हंगामा शुरू हो गया, भीड़ इकट्ठी हो गई। आरोप यह भी है कि स्कूटी पार्क करने वाला युवक उस वक्त वहां से चला गया और अपने परिचितों के साथ हुई घटना की उसने जानकारी दी और लोगों को इकट्ठा कर लिया और अच्छा खासा हंगामा। इसके बाद दोनों पक्ष ने काफी देर तक हंगामा किया, नारेबाजी और धार्मिक रूप ले लेता है ये पूरा विवाद। सूचना पर मस्जिद के इमाम तुरंत चौकी इंचार्ज को बुलाते हैं, उनको सूचित करते हैं। इसके बाद संदीप सिंह ने आला अधिकारियों को सूचना दी और मौके पर पहुंचकर मामले को संभाला। तो एक मामला शुरू होता है सिर्फ स्कूटी के पार्क करने को लेकर कि आने जाने में दिक्कत हो रही है। ऐसे में ये विवाद कितना बढ़ता चला गया, तस्वीरें भी देखिए आप।